हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे छठी क्लास के चैप्टर 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई है? ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र सब कॉन्टिनेंट में हुई थी? तो ये सीट आप देख सकते हो, सी टैट का भी क्वेश्चन है और एच टैट का भी पीवाईक्यू है। तो आपको पता है ऋग्वेद की रचना उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में हुई थी और ऋग्वेद की रचना आज से 3500 ऑलमोस्ट 3500 साल पहले हुई थी और ये हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है। सबसे पुराना ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रचा गया? तो ये भी आप सब देख सकते हो, ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है और एचटेट का भी पीवाईक्यू है। तो आपको पता है ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ऋग्वेद को वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ऋग्वेद में सूक्त का क्या अर्थ है? एच टेट टीजीटी स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है ये। एच टेट टीजीटी टीजीटी का क्वेश्चन है और ये स्क्रीनिंग में भी आया हुआ है। ऋग्वेद में सूक्त का क्या अर्थ है? तो ऋग्वेद में सूक्त का अर्थ है वेल सेड, अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। भी जो वे ऋग्वेद में जो श्लोक थे उनको अच्छी तरह से को ही सूक्त कहा गया। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या आपको पता है 1000 से ज्यादा है, अराउंड 1028 है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवियों के रूप में पूजा गया है और विश्वामित्र के साथ उनका संवाद दर्ज है? सी टैट का पीवाईक्यू मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है सी टैट का। ऋग्वेद में किन दो, ये जरूरी नहीं कि ये सी टैट में पूछा गया तो ये एस टैट में नहीं पूछा जाएगा या फिर ये यूपी टैट में नहीं पूछा जाएगा या फिर ये रीट में नहीं पूछा जाएगा या फिर जहां जहां भी एस एस टी है जिस भी टैट में अदर टैट में पूछा नहीं जा सकता। तो ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवियों के रूप में पूजा गया है? व्यास और सतलुज को देवियों के रूप में पूजा गया है, आपको पता है। और गंगा और यमुना, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का जिक्र सिर्फ एक बार किया है। ये भी स्टेटमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है कि गंगा और यमुना नदी का जिक्र ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ये सिर्फ गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। और व्यास और सतलुज नदी का विश्वामित्र ने दो नदियों को देवियों के रूप में, व्यास और सतलुज को देवियों के रूप में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मुख्य रूप से किन तीन देवताओं को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है? आप देख सकते हो दोस्तों, एसिटेट और यूपीटेट का पीवाईक्यू है ये। ऋग्वेद में मुख्य रूप से किन तीन देवताओं को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है? तो आपको पता है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि को आग का देवता, इंद्र को युद्ध का देवता और सोम एक पेय पदार्थ है। सोम को ड्रिंक, ये एक पौधा होता था जिसे पिया जाता था, वो वनस्पति वनस्पति का देवता सोम को बताया गया है। आग का देवता अग्नि को बताया गया है और युद्ध का देवता इंद्र को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो संस्कृत भाषा परिवार का हिस्सा है। ये सी टेट पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, भारोपीय परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार का हिस्सा है और एक ऐसा ही क्वेश्चन एस्टेट में भी आया हुआ था। तो आगे चलते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं, एस्टेट टीजीटी का क्वेश्चन। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो आपको पता है ये जो साउथ वाली भाषाएं हैं
ये द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। साउथ वाली भाषाएं द्रविड़ परिवार का, ऑस्ट्रो एशियाटिक ये मिडिल भारत का, चीनी तिब्बती ईस्टर्न भारत का, और ईस्टर्न पार्ट, और भारोपीय परिवार ये भारोपीय परिवार में अभी हमने पढ़ा ही था। भारत यूरोपीय परिवार में जो भाषाएं बोली जाती है उन्हें भारोपीय परिवार में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संदर्भ में हमें कुछ कथन दिए गए हैं और हमें उन्हें पढ़कर देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ऋग्वेद को पढ़ा और लिखा जाता था। क्या ये बात ठीक है? ऋग्वेद को पढ़ा भी जाता था और लिखा भी जाता था। क्या ऋग्वेद बार बार पढ़ा जाता था? पढ़ने का तो ठीक है, पर क्या ऋग्वेद को बार बार लिखा गया है? ये इसे मुख्य रूप से सुना और उच्चारित किया जाता था। तो आप सबको पता है ऋग्वेद को बार बार थोड़ी पढ़ा और लिखा जाता था। ऋग्वेद तो सिर्फ एक बार लिखा गया है, और वो भी लिखा गया है बहुत साल बाद में। उसको सिर्फ सुना जाता था। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी सही है। ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को दर्शाने के लिए किन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता था? सी टैट का PYQ। ऋग्वेद काल में जनता, पीपल्स या पूरी कम्युनिटी को दर्शाने के लिए किन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता था? तो आपको पता है पूरी कम्युनिटी या किसी पीपल को दर्शाने के लिए आर्य और दास, ये तो जैसे बोलते हैं ना वर्ण व्यवस्था में थे। आर्य और दास ये तो अलग अलग जाति से हो गए। जन और विश्व ये इनको ऋग्वेद काल में पूरी कम्युनिटी, जन को और विश्व को, कम्युनिटी को दर्शाने के लिए जन और विश्व जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दस्यु या दास किन्हें कहा गया है? देख देखिए दोस्तों, एसटेट टीजीटी का क्वेश्चन बहुत, मैं आज जो इस क्लास में जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट PYQs हैं। और इस क्लास से बाहर यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन बने तो इस क्लास से बाहर कुछ नहीं जाना है इस चैप्टर से। तो आप सब देख सकते हो ऋग्वेद में दस्यु या दास, अभी हमने पढ़ा था आर्य किसी कबीले को डिनोट करता था। ऐसे ही दस्यु या दास किन्हें कहा गया है? जो यज्ञ नहीं करते थे उन्हें, और जो दूसरी भाषाएं बोलते थे उनको दास या दस्यु कहा गया है ऋग्वेद में। इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? इनाम गांव, इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? जो भीमा की सहायक नदी है। यूपी टेट और रीट का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप सब। इनाम गांव, इनाम गांव भीमा नदी की सहायक नदी है, घोड़ नदी, उस नदी के घोड़ नदी के किनारे स्थित है। और इनाम गांव में जब कोई मर जाता था तो मृतक को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था इनाम गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव की कब्रों में शवों को सामान्यतः किस दिशा में लेटा, ये तो अब आप बता ही दोगे। इनाम गांव में कब्रों में शवों को सामान्यतः किस दिशा में लिटाकर दफनाया जाता था? एच स्टैट का क्वेश्चन है। TGTS स्टैट का क्वेश्चन है। उत्तर से दक्षिण की तरफ, वो मोस्टली उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 18वें क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं और आज मैं 20 PYQs लेकर आई हूँ इसी चैप्टर के। और आप देख सकते हो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने मानव शरीर में 360 हड्डियां बताई है? सी टेट और एस टेट का PYQ है। इमेजिन कर सकते हो आप, आज से 2000 साल पहले भी कोई आदमी ऐसे हुआ करते थे, ऐसे वैद हुआ करते थे बिना टेक्नोलॉजी के, जो बता सकते थे कि मानव के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जा सकती हैं। आप समझ सकते हो कितने एडवांस लोग थे उस समय के, जो कि उनके पास कोई टेक्निकल सुविधा नहीं थी। आज तो साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन उस समय साइंस ने तरक्की नहीं की थी 2000 साल पहले।
तो आपको पता है चरक वैद ने पुस्तक लिखी थी, चरक संहिता, और जिसमें उन्होंने बताया था कि मानव शरीर में 360 हड्डियां हैं। और हम पहुंच चुके हैं 19वें क्वेश्चन की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को किन फसलों के बीजों के साक्ष्य मिले हैं? इनाम गांव वही इनाम गांव जो उत्तर की ओर सिर करके मृतकों को दफनाया जाता था, जो घोड़ नदी के किनारे स्थित है, जो भीमा नदी की सहायक नदी है, और वहां पर हमें कृषि के फसलों के भी साक्ष्य मिले हैं, जिनमें गेहूं है, जौ है, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लगभग 3500 वर्ष पहले किस देश में भविष्यवाणी 3500 साल पहले किस देश में भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों पर लिखने की कला का सबसे पहला प्रमाण मिलता है? सी टेट और एच टेट का PYQ है। मिस्र, चीन, यूनान या मेसोपोटामिया? तो आपको पता है चीन में, चीन में मिला है। और यहाँ पर मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिख रखी है। चीन के राजा इन हड्डियों पर चीन के राजा इन हड्डियों पर प्रश्न लिखकर उन्हें आग में डालते थे और चटकने वाले निशानों से भविष्य जानते थे। आप इमेजिन कर सकते हो, हड्डियों पर क्वेश्चन लिखते थे और उनको आग में डाल देते थे, और जैसे ही वो आग में जलते थे, चटकने की आवाज आती थी, उनसे वो भविष्य जानते थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू।